Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. That is the BH Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the very founder and CEO of this very edtech startup. And आज की वीडियो इज अबाउट एलिट फाउंडेशन. आप एलिट 2026 अभी कर देने वाले हो. थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है कि यार किस सेक्शन में कितना टाइम लगाना है, कैसे तरीके क्वेश्चन है, या फिर आप इनफैक्ट एलिट 2027 की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अभी नेक्स्ट ईयर 11th में आने वाले हो, अभी 10th में हो, एलिट 2028 देने वाले हो. तो बहुत जरूरी है फाउंडेशन को समझना कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, फिर एलिट के लिए कैसे तैयारी करी जाती है. वैसे हम अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप एलिट दे रहे हो तो क्लैट भी दे रहे होगे बाय डिफॉल्ट, यही मान के चलते हैं. बट ऐसे लोग होते हैं जो क्लैट को नहीं देते, वो सीधे एलिट दे देते हैं. तो बट अगेन मैं यही सजेस्ट करूंगी, क्लैट भी दो साथ में, उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं. ठीक है. उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एलिट में तो सीट्स ही बहुत कम है, एक ही कॉलेज है. एनीवे, तो आई हैव टेकन एलिट 2024 पेपर. इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने सीआर के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करे हैं एलिट 2014 से 2019 तक के. तो हमने मोस्ट डिफिकल्ट सीआर क्वेश्चंस कर लिए. अगर वो आपको क्लियर है तो एटलीस्ट आई गारंटी हूँ, कोई भी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में सीआर से रिलेटेड एलिट में, तो आप गलती नहीं करोगे अगर आपको वो सारी क्वेश्चन समझ में आ गए. राइट. इफ यू हैव सम डाउट्स अगेन पर्टेनिंग टू दोज क्वेश्चंस और एनी अदर क्वेश्चन ऑफ लेट्स सपोज ऑफ सीआर, तो अब ये आप टेलीग्राम पे डाल दीजिए. मेरे को इंस्टाग्राम डीएम्स आए पर्सनली कि वो वीडियोस बहुत अच्छी हैं. सो आई पर्सनली सजेस्ट यू शुड गो थ्रू दोज वीडियोस एज वेल. आई बटन पे मैंने डाल दिया है. एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इलिट. टोन्स वी हैव डन ऑलरेडी. फिगर्स ऑफ स्पीच वी हैव डन. ये तो टिप्स होने चाहिए एलिट के लिए. और फॉर क्लैट फिगर्स ऑफ स्पीच एंड टोन्स, तो इनको तो करना ही करना है. ठीक है. आज मैंने 2025 पेपर इसलिए लिए, एलिट का बहुत सिंपल था. राइट. कट ऑफ एक्सट्रीमली हाई थी. 24 ली है डिसेंट, एंड प्लस पैटर्न चेंज हो गया था एलिट का. 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस. पहले 90 मिनट्स में 150 होते थे, बट फिर इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, तो न्यू पैटर्न वाला ही लाई हूँ. राइट. तो क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स न्यू वाले से करना है. सो आप इसको पहले हम इस पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं. तो आप चाहे फाउंडेशन हो चाहे आपको कंफ्यूजन हो, ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. ठीक है. ओके, लेट्स सी. तो पहले आपके पास इंग्लिश सेक्शन है. इंग्लिश सेक्शन में मेजरली आपका आरसी है और कुछ भी नहीं है इसमें. अब आरसी में ना मैं आपको दिखाऊंगी 7 to 8 पैसेजेस रहते हैं. 7 to 8 ही है, या फिर 9 हो जाएंगे, बट ऑन एन एवरेज 7 मिलेंगे आपको. ठीक है. एंड उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं 6 या 7 क्वेश्चंस पर पैसेज से. तो इससे आपका आरसी कंपोनेंट, और आरसी ना बहुत अलग है पूछने का तरीका क्लैट से. अगर आपने क्लैट फाउंडेशन वीडियो मेरी ऑलरेडी देख लिया, पता होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. वहां पे मैंने आपको क्लैट का दिखाया है कि पेपर कैसे होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कितना टाइम लगाना है. अगर आप क्लैट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 26 में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो कुछ जाके देख लेना. करंट अफेयर्स में इट कंसिस्ट ऑफ बोथ जीके एंड सीए. बट काफी फर्क है अगेन क्लैट से ना, काफी फर्क है. सीए अलग तरीके का वो पूछ रहे हैं, जीके अलग तरीके का पूछा जा रहा है. लॉजिकल रीजनिंग कंप्राइजेस ऑफ सीआर, लीगल एंड एआर इन दैट्स राइट. वील सी. राइट. तो मैंने इसको तो थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया कि 24 क्वेश्चंस बिल्कुल एआर से पूछे गए हैं. बट एआर तो अब भाई क्लैट में भी पूछ सकते हैं. अभी अब क्लैट 2025 पेपर में पूछा गया था एक, माना वो पूरा गलत था पैसेज, बट वो पूछ रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है इस साल भी आ जाए. सीआर के क्वेश्चन है 38, एंड लीगल के 8 to 9 क्वेश्चन मॉक्स में 10 11. तो ये ना फिक्स्ड नहीं है बिल्कुल भी. अगेन जो पैटर्न ऑफ क्लैट है वो फिक्स्ड है वैसे, कि यार 24 क्वेश्चंस मेरे को आरसी के मिलेंगे, 24 ही सीआर के मिलेंगे. ठीक है. और 32 क्वेश्चन लीगल के मिलेंगे. यार ये और फिक्स्ड होते हैं चीजें. 28 क्वेश्चन उधर में मिलेंगे जीके में. तो वो चीजें फिक्स्ड है. इधर फिक्स्ड नहीं है कुछ भी, मैं आपको पहले ही बता दूं. हो सकता है आप इस बार का पेपर हो कि उन्होंने इंग्लिश में 50 से कम कर दिया, हो सकता है. इन्होंने हो सकता है कि करंट अफेयर्स में थोड़ा और कम कर दे, हो सकता है लॉजिकल में बढ़ा दे. तो इट्स नॉट एट ऑल फिक्स्ड. एंड इंटरनल बाइफर्केशन तो बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है. लीगल में 8 to 9 पूछना, हो सकता है लीगल में 20 पूछ लें वो, है ना. एआर में इतने कुछ हो सकते हैं, एआर बढ़ा दे सीआर कम कर दे. सो दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रेट जैकेट थिंग. रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज, कि इतना ही है कि इतना ही प्रिपेयर रहो. मेंटली प्रिपेयर होना है कि माई कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर रिगार्डिंग लीगल, एआर एंड सीआर. इफ एनी क्वेश्चन कम्स अप आई वुड बी एबल टू डू इट. यू शुड हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ. फाइन. तो पहले आ जाओ इंग्लिश में. इंग्लिश बेसिक अगेन 400 से 500 वर्ड्स. पैसेजेस के टाइप्स में कोई डिफरेंस नहीं है. क्लैट में जैसे आपको पैसेजेस दिखेंगे वही आपको एलिट में देखने को मिलेंगे. लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है, बहुत डिफरेंट है.
आपसे यूजुअली क्लैट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। पैसेज बेस्ड इन सेंस वो आपसे स्टोरी बेस्ड ही पूछ रही है, ये आगे क्या हुआ, आगे क्या हो सकता था, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन क्या हो सकता था। यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े एलिमेंट सीआर के मिलेंगे और ग्रामेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेट्स सी, आपसे जैसे इनकरेक्ट, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि इट्स एन इंग्लिश सेक्शन, तो आपको इनकरेक्ट आपको हाईलाइटेड नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। इट्स द बाय डिफॉल्ट थिंग दैट इनकरेक्ट वर्ड, नॉट करेक्ट वर्ड वुड नॉट बी हाईलाइटेड बिकॉज इट्स एन इंग्लिश पेपर, एंड it is expected from you that in an English section I'm saying, I'm repeating it, section, आप हर एक वर्ड को पढ़ोगे, therefore it is not in bold. Primary reason, primary वाले questions are very simple, they're asking about the sole reason for it, है ना? The reason people do not know, writers attitudes towards connection via social media, it's a tone kind of a thing. तो देखो टोन पूछ रहे हैं, अगर आपने नहीं देखी, 3 वीडियोस टोन पे डाल रखी है, 100+ टोन्स कवर्ड है उसमें और सिनोनिम्स, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, तो वो जाकर देख लो आप एक बार। तो स्टेटमेंट वन में चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट वन है स्टेटमेंट टू, ये मॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, अगर मॉक्स दे रहे हो एलिट के तो आपको मिल जाएंगे। तो स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, ऐसे वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखने को मिला है, लास्ट ईयर भी आया था ये। हायरार्की ऑफ इवेंट्स पूछ रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहे, पहले कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया, पैसेज की बेसिस पर ही है ये। रिपल इफेक्ट, कहीं पैसेज में रिपल इफेक्ट का मतलब नहीं लिखा था, पैसेज में रिपल इफेक्ट का मीनिंग कुछ और निकल कर आ रहा था। वैसे अगर नॉर्मल देखो ना, रिपल इफेक्ट का मीनिंग क्या हो सकता है, अब आपसे पूछेंगे वो रिपल इफेक्ट का पैसेज में मीनिंग क्या हो सकता है, रिपल इफेक्ट का मीनिंग नॉर्मली क्या हो सकता है। क्वेश्चन स्टेम पर ज्यादा फोकस करना है, पूछ क्या रहे हैं वो रिपल इफेक्ट का मतलब पूछ रहे हैं या फिर रिपल इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज पूछ रहे हैं। रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज, बहुत एम्फोसाइज करा है मैंने क्वेश्चन स्टेम पर। अगर आपने मेरे टाइप्स ऑफ आरसी पैसेजेस की वीडियो देखी, आपको पता चल गया होगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट लगा दूंगी। टाइम इज रेफर टू एज लग्जरी, इंटरप्रिटेशनल बेस्ड क्वेश्चन और इसमें पूछे जा रहे हैं। Segregating various parts of the project helps. So this is again kind of interpretational question only. Good. Next is participle phrase. अब पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? अब अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, अगेन ग्रामर वाले टॉपिक्स में, तो मेरे को एक बार कमेंट्स में बता दो। एक, ये ग्रामर में यूजुअली आपके यहाँ पर ही पूछ रहे हैं, पार्टिसिपल फ्रेजेस पूछ रहे हैं, फ्रेजेस क्लॉजेस पूछ रहे हैं, जेरेंड्स भी पूछे हैं। ये पुराने पेपर्स में पूछे हैं 2014 से 2020 तक, जेरेंड्स और इन्फिनेटिव ये पूछे हैं जेन्युइनली, इसलिए हम आस्किंग। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स पर्टेनिंग टू दोस, तो जस्ट डू लेट मी नो। पार्टिसिपल फ्रेज में क्या होता है, थर्ड फॉर्म आती है, तो ऐसा आपको पकड़ना है जहां थर्ड फॉर्म हो। सो एंड ऑल्सो इट हैज सम स्पेसिफिकेशंस टू इट, इट्स नॉट जस्ट द थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखो, पार्टिसिपियल या फिर पार्टिसिपल एक ही बात है। तो ऐसा सेंटेंस, ग्रामर वाला क्वेश्चन है, कोर ग्रामर, मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट डाला है, 2014 से 2019 पे पूछे गए थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, उसको जाके देख लो। इसमें डाउट्स है तो मेरे को कमेंट्स में डाल दो, मैं एड्रेस कर दूंगी, वीडियो बना दूंगी उस पर और डाल दूंगी। और इसमें ना एक चीज और है कि जैसे क्लैट में ये चीजें नहीं होती कि पैराग्राफ में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पैराग्राफ नंबर मेंशन करके रखा है, एलर्ट यूजुअली मेंशंस पैराग्राफ 4 to 5 में ये वर्ड है, कौन सा वर्ड सब्स्टिट्यूट हो पाएगा इस पर्टिकुलर वर्ड से। सो you would find substitution based also. Again, the right way to do RC is read the questions first, highlight what they are asking, and circle what they are asking. Especially if you are a person who usually gets distracted while reading, you should underline each and every line. I used to underline each and every line during my preparation. Even during the exam, also underlined each and every line. However, there was some kind of hustle that was created at some of the exam centers where these people were basically saying that you're not allowed to underline the questions. But बाद में तो notice आ गया था, I don't know, कुछ centers पर उन्होंने फिर भी करा था, तो बी प्रिपेयर्ड। थैंकफुली मेरे पर नहीं हुआ ये, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्टी आती जेन्युइनली। इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन, वीकन वाला पूछ रहे हो तो ये आपको ना यूजुअली क्लैट में नहीं देखने को मिलेगा, क्लैट में वीकन स्ट्रेंथनिंग नहीं पूछ रहे होंगे आरसी में, ये आपको देखने को मिलेगा एलिट में एक्सक्लूसिव। तो ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, तो टोन पूछ रहे हैं, राइट, कॉज एंड इफेक्ट, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी आया था, पूछते आ रहे हैं ये 24 से एटलीस्ट। तो रिमेंबर कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, मतलब क्या है, सॉल्व कैसे होता है, यू शुड नो दैट। प्रूव मोस्ट वीकन, ठीक है, पर्पस ऑफ द वर्ड रिलेंटलेस, ऐसे पूछ लेते हैं यार, पर्पस क्या है, इन द पैसेज पूछा है, रिलेंटलेस का मतलब नहीं पूछा इन्होंने। तो रिमेंबर फोकसिंग ऑन क्वेश्चन स्टेम इज वेरी इंपेरेटिव। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब देखो आपको ये टेंसेस का पता होना चाहिए,
देखो, even if you are a person who's confused about putting which tense at which place, but still at least you should know which words would come, right? Which would help you to identify which type of tense it is. So types of में past perfect continuous etc etc lot many tenses are there. At least you should know कि कहाँ क्या आता है. Had आना चाहिए, had के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए इसमें. फिर बीन किधर आना चाहिए. तो यू शुड नो दोज थिंग्स. दिस इज बेसिक टेंसेज. इफ यू वांट आई कैन क्रिएट वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन दिस, जो सिर्फ एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है. अगर वैसे चाहिए फॉर इंग्लिश स्पीकिंग एंड ऑल, उसके लिए भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं. उसके लिए भी आई वुड बी वेरी हैप्पी टू मेक अ वीडियो बेस्ड ऑन दैट एज वेल. हाउएवर, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है, तो 10 मिनट की वीडियो इफ यू वांट फॉर टेंसेस ओनली फॉर एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट, तो वो मैं देने को तैयार हूँ. बता देना. कभी कभार नॉट हाईलाइट करके लिख देते हैं, तो नॉट चेंज. सो देन कोई लाइंस उठा कर दे, एटलीस्ट दे गिव यू द लाइंस. दैट इज द बेस्ट थिंग. दे गिव यू द लाइंस एंड दे गिव यू द पैराग्राफ नंबर्स. दिस इज नॉट देयर इन क्लैट. एंड ऑल्सो इन क्लैट दे नॉट इवन आस्किंग कि वर्ड पकड़ के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ऐसे नहीं पूछते वो वैसे. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, फिर ना बहुत सारे ये वो लेते हैं मल्टीपल आंसर्स वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले लेते हैं ये. तो 1 4 2 3 ये एलिमिनेशन से हो जाएगा. आपको पता है 2 2 नहीं होना, तो अब सबसे हटा दो. 1 वुड बी द आंसर, बी वुड बी द आंसर. मेरे को इसमें जनरली आंसर नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ रखा पैसेज, बट दिस इज बाय एलिमिनेशन ओनली थिंग्स कैन बी डन. ठीक है. एलिमिनेशन से ऊपर और कुछ नहीं है. एलिमिनेशन इज योर सोल थिंग. जनरली you would feel it's a very cliche thing, but generally it is the reality. Elimination only would help you. And then जो बाकी के दो ऑप्शन से confusion है, that's again 50-50 probability. If your luck is good, you'll get it, otherwise not. It doesn't matter. बाकी सब ठीक होना चाहिए. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगेन पूछने के चांसेस बहुत है. स्टेटमेंट बेस्ड ना कॉज एंड इफेक्ट भी पूछ सकते हैं इसमें. सो रिमेम्बर दिस. वर्ड एवेन्यू का मतलब पूछे हैं, फाइन. फिर देर आस्किंग implications can be drawn from the passage. Relationship between culturally, they have no correlation. Whether they have correlation or not, remember this. By choosing the most appropriate answer, so most following in the first paragraph, not correctly inference. So this is again the set of lines they have given you. Synergy or confluence, इसका impact बताओ. टेपेस्ट्री का मीनिंग बताओ. ऑथर ने क्यों यूज करके रखा हुआ टेपेस्ट्री इस पर्टिकुलर फ्रेज में, ये नहीं पूछते ऑनेस्टली क्लैट में वाले क्वेश्चंस. ठीक है. एग्जाम्पल बताओ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन मेंशन इन द पैसेज. सो यू हैव टू इंटरप्रेट इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन जो पैराग्राफ 4 में था, और समहाउ उसको रिलेट करना है ये जो ऑप्शंस गिवन है. अगेन ए पर आपको लग रहा होगा मैं टिक करूं, बट दिस इज, आई डोंट नो वेदर दिस इज द आंसर और नॉट. आई एम जस्ट टेलिंग यू. सो ब्रॉडर कैटेगरी में देखो. एंड अगेन आप बोलोगे कि बहुत सारे पैसेजेस है, 400 to 500 वर्ड्स आरसी के, बट वेरी ऑनेस्ट अगेन, they're not difficult to interpret, they're not difficult to comprehend. If you are somebody whose reading speed is good, who is not, who is also not very good at English, ये पैसेजेस समझने लायक है एलिट में. कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं क्लैट से, क्लैट के जो पैसेजेस है उससे इजी है एलिट के समझना आरसी में. Genuinely, it is my personal thing, I feel, because the language is very simple in ALIT, at least in RC. हो सकता है कि मैं ओपिनियन गलत हो मेरा, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है ऐसा, but this is the broader thing that I'm telling you, but it depends. So try out things on your own. Make sure if you are looking for mocks of different coaching institutes, you are focusing on previous year questions rather than mocks. मैं पहले ही बोल के रख रही हूँ, मॉक्स पे इतना फोकस मत करो, प्रीवियस ईयर होने चाहिए खत्म सारे. ठीक है. अपनी तरफ से 10 साल के प्रीवियस ईयर होने चाहिए डेट के. व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड एलिट, बोथ ऑफ देम. फॉर एलिट आई मेड अ डेडलाइन फॉर माई सेल्फ. ओके, दीज आर 10 पेपर्स आई नीड टू फिनिश विद इन दिस पर्टिकुलर डेडलाइन, क्योंकि मेरे को डाउट सॉर्ट करने हैं, है ना, एंड फिर डाउट्स को क्लियर करना है, एंड एवरीथिंग आई वुड डू. सो आई नीड टू क्रिएट अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम फॉर माई सेल्फ, एंड आई वुड नॉट डू ऑल द क्वेश्चंस. माई मेजर फोकस वुड बी ऑन AR. ये अभी मैं आगे एंड में तुम लोग को बता देती हूँ क्या करा था मैंने. CR would be the major focus. RC, if I have time. GK would not be my focus, and legal also would be my focus. That I'll tell you क्या मैंने करा था. देखो अब आते हैं करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज. अब देखो बहुत फर्क देखने को आपको मिलेगा. तो वाई एलिट का करंट GK सेक्शन इज इजी? Because it's genuinely it is simple, because it's all static, and if you do it by heart, or if you have been doing, then it would be cakewalk for you. I'll show you how. COP26 पूछा है उस साल होगी, इस साल ऐसे कौन से? इट्स वेरी वेरी सिंपल. कोई भी कॉन्फ्रेंस हुई हो,
इस साल की कोई भी मेजर डेवलपमेंट हुआ इस साल का, जस्ट रिमेम्बर इट। कोई समिट समिट तो भाई इट शुड बी ऑन अ टिप्स, कोई भी समिट हो, एंड देन आई थिंक यू वुड बी कवरिंग इट फ्रॉम द करंट अफेयर्स मैगजीन्स द वेरी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये स्टार्टअप देखो इसी साल चालू हुआ है। सो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जब थोड़ा सा और इसमें more people would be added, people have started to come up, right? If more people would be added in the next year, generally वो next year में और better हो जाएगा, right, in terms of rendering the services and everything to the students. So we are planning to produce our own mocks and our own magazines as well for GK the next year onwards. ठीक है, अभी इस point पर तो कुछ नहीं हो सकता, but for CLAT 2027 and AILET 27 we are hoping for it. Okay. COP 26 का कॉन्फ्रेंस, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो एनवायरमेंट रिलेटेड, कॉप इज अ वेरी एवरग्रीन टॉपिक, रिमेंबर, ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर पूछ रहे हु वाज द फर्स्ट वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, स्टैटिक क्वेश्चन, नथिंग कुड बी डिफिकल्ट, आई वुड से इजियर देन दिस। एंड आई फील पर्सनली ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एलिट। You would have found this question, I would say, in any previous year paper of AILET as well. So AILET के questions repeat होते हैं static में, देखो CLAT के नहीं होंगे repeat, that is the thing, they won't be repeated, they would never be repeated, but AILET के ना हो जाते हैं static के, static के topics है नहीं इतने ज्यादा कि वो ढूंढ के ला पाए question. You know the answer is Fatima Bibi, and that is the correct answer. Gross domestic product का measure कैसे measure, क्या measure करता है, remember अब ना, this is a very इकोनॉमी के ना, तो कुछ चीजें बस याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड इकोनॉमी शुड बी एट द बैक ऑफ योर हैंड, यू शुड नो देम एट द बैक ऑफ योर हैंड। तो जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, और कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं, ऑलरेडी कवर्ड इन माई इकोनॉमी सीरीज। तो अब एक बार जीके में जाकर देख लो, इकोनॉमी एक सीरीज बना के रखी हुई मैंने, और एक देर इज वन मोर सीरीज, क्या, डिफेंस सीरीज दैट आई प्रिपेयर्ड। इकोनॉमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू वॉच दैट। उसके और भी पार्ट्स बनने थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच में यार बनने थे, उसके काफी पार्ट्स बनने थे, जितने अब तक करवाए हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, वो सबको देख लो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एनी पैसेज कम्स अप रिलेटिंग टू इकोनॉमी, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, अगर वो वीडियो ध्यान से देख लोगे तो। ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस आगे छोटे मोटे लग रहे हैं बट होते नहीं है ये, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है इनका। अगेन, इकोनॉमी का नहीं आइडिया कुछ भी, देख लो वीडियो को, एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड। और पीपीटी में तो समान है, इफ यू वांट वो पीपीटी में अपलोड कर दूंगी ऑन द टेलीग्राम चैनल, बस बता देना मेरे को, ठीक है। ग्रेट। अब इफ यू नो दिस यू कैन डू दिस। इकोनॉमी वेरी सिंपल इकोनॉमी आती है, अगेन किसी को हो सकता है ना, आप लोग एस डीजी, सारे एस डीजी गोल पता होने चाहिए, पता होने चाहिए मतलब होने चाहिए पता, एट द बैक ऑफ योर हैंड। कुछ क्वेश्चंस का यू कांट डू एनीथिंग, 1960 में क्या हुआ था, ये कांट डू एनीथिंग, ये कोई भी नहीं कर पाएगा, इसको इसके लिए लोड नहीं लेना इतना। ये तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, बट आई वी हाईली रेकमेंड व्हाट वी डिड, रीड जीके टुडे 2 days बिफोर ऑफ योर एग्जाम, one day before night, right? One night before the exam. रीड जीके टुडे, क्योंकि जीके टुडे वाले क्वेश्चन से क्लासिक हो जाते हैं रिपीट, जीके टुडे से मिल जाएंगे क्वेश्चन, अब वो एक दो एग्जाम में भी आ जाएंगे, बट मैं जीके टुडे कर लो आप, फॉर द सेक कि कुछ छूटना नहीं चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली फील व्हेन यू गेट दैट क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ रेपिटेशन ड्यू टू जीके टुडे एंड यू वुड नॉट बी एबल टू रिकॉल द आंसर, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे अजीब अजीब क्वेश्चन है, बहुत ही अजीब अजीब आंसर्स, तो दैट वेरी यूनिक, बट ऐसी चीजें हैं कि आपको आंसर याद नहीं आएगा। If you have been doing it from day one, if you have been revising it, there is no problem. But I personally do not think that you would be able to recall at that particular moment that particular answer. तो इसका लोड नहीं लेना। रशिया यूक्रेन का सीन चल रहा था, कौन सा अग्रीमेंट था, जेनेवल का परमानेंट सोल्यूशन, यू शुड नो ऑल दी अग्रीमेंट्स। रशिया यूक्रेन पढ़ा है तो मिन्स्क पता होना चाहिए, बाकू अकॉर्ड्स पता होना चाहिए, तो ये पढ़ा होगा अगर रशिया यूक्रेन पढ़ रहे होगे, एंड यू मस्ट बी नोइंग द आंसर। स्टैचू कौन सा, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू गुजरात में कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। ये दिस वाज इजी क्वेश्चन। कवच सिस्टम था उस टाइम न्यूज पर, दैट इज द रीजन इट हैज कम, एंड ऑल्सो एवरग्रीन है यार कवच। इफ यू वुड बी डूइंग गवर्नमेंट बॉडीज, रेलवेज में कवच सिस्टम पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। काफी तो यार एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, जो सेंस भी नहीं बनाते हैं। फाइव आइज अलायंस, एवरग्रीन, मैंने बोला है सारे की सारे ग्रुपिंग्स करनी है, जो भी ग्रुपिंग्स हो एशिया में ये हो, मेजर सारी ग्रुपिंग्स करनी, मतलब करनी है तो करनी है, ग्रुपिंग्स वाला क्वेश्चन है, कुछ ऐसा उस साल में नहीं हुआ होगा, बट ग्रुपिंग से आगे क्वेश्चन, करेक्ट मेंबर्स निकालो।
G20 हुई होगी उस साल। ठीक है, तो क्या था, मेजर फोकस नहीं था उसका। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि दिखने में कंफ्यूजिंग लगे ऑप्शन, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकता। कभी होता है ना एकदम एलिमिनेट हो गया, कौन सा नहीं हो सकता, लग रहा है यार हो ही सकता है सारे, कभी कभार होता है जो हमें लगता है कि नहीं होगा वही आंसर हो जाता है। इट्स इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। फिर दूसरा, स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आ गया, इतने नहीं आते स्पोर्ट्स से क्वेश्चन क्योंकि सब इतने ज्यादा स्पोर्ट्स फैनेटिक नहीं होते। ठीक है, तो हो सकता है आ जाए, नहीं आता तो उसमें भी कांट डू एनीथिंग। इफ यू आर स्पोर्ट्स फैनेटिक फिर तो आता होगा। नासा वाला, स्पेस से रिलेटेड दर आस्किंग, स्पेस का उस साल के डेवलपमेंट्स पता होना चाहिए, GSLV, PSLV, SLV। ठीक है, और बहुत सारे मिशन है स्पेस के, वो पता होने चाहिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सी, ये तो दिस इज एन एवरग्रीन क्वेश्चन, मैंने बताया ना, स्टैटिक है ये। लॉन्गेस्ट रिवर, आप एलेट के लिए करके जा रहे हो, क्लास 11th की ज्योग्राफी की बुक, जितना मेरे को याद है इंडिया वाली बुक, उसमें एक चैप्टर है जहां पर सारे माउंटेन्स, प्लेटूज कवर्ड है, सारे फिजिकल फीचर्स। हाँ, जस्ट आई गॉट टू नो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर पढ़ के चले जाना फॉर ज्योग्राफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इकोनॉमी यू शुड नो एट द बैक ऑफ योर हैंड। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आई थिंक मिलेगा क्वेश्चन, बताती हूँ। कैश रिजर्व रेशियो पूछ रहे हैं, मैंने करवा रखा है अपनी वीडियो में, आप जाके देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कैश रिजर्व। एंड आई थिंक दिस आई ऑल्सो डेल्ट विद इन वन ऑफ माई यूट्यूब शॉर्ट्स, उसको भी देख लीजिए, उसमें भी बहुत इकोनॉमी की चीजें बताई, एग्जाम रेलिवेंट ही है। एक्टिव पॉलिसी, एवरग्रीन टॉपिक, पॉल साइंस क्लास 12, इवन इफ नॉट पॉल साइंस क्लास 12, 11th में भी पढ़ा होगा। इफ यू आर ह्यूमैनिटीज फैनेटिक, अब वो लोग हैं फैनेटिक नहीं है इधर ऐसी चीजों के, ये पता होना चाहिए। एक्टिव पॉलिसी एटलीस्ट, आप अगर ह्यूमैनिटीज के नहीं हो बच्चे, यू शुड नो द ह्यूमैनिटीज कंटेंट 12th का, पॉल साइंस का, बहुत हेल्प हो जाती है यार। यार इफ यू आर पर्सनली, इफ आई फील इफ यू हैव लीगल स्टडीज इन योर स्कूल, आई हैड इट एंड इट मेक्स थिंग्स इजियर फॉर यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं है तो कोई बात नहीं। ज्ञानपीठ अवार्ड्स, देखो अवार्ड्स आते हैं हर साल, पता होने चाहिए कौन कौन थे इसके रेसिपिएंट, यू शुड नो देम। एंड किस फील्ड में दिए जाते हैं, यू शुड नो दैट एज वेल। तो ये आपको अपनी कंपेंडियम से मिल जाएगा, जिस भी कोचिंग को आप फॉलो कर रहे हो, उसमें अवार्ड्स आएंगे लिखे हुए, लास्ट के कंपेंडियम जो होते हैं, बाकी सारी चीजें आ जाती हैं लिखी हुई। तो इफ यू फॉलोइंग दैट अवार्ड्स का, अपने पास लिस्ट बना के रखो, अपने नोट्स में होगी चीजें, जिससे मेमोरी और अपडेटिंग। तो इंडिया, इंडियन ओरिजिन का सीईओ नहीं है, अगेन डिपेंड करता है तुम्हें आता है नहीं आता। ओके, हिस्ट्री बुकर प्राइज हर साल है, बुकर प्राइज है, मैन बुकर प्राइज है। फर्क क्या है इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बाकी सब में, क्या नहीं है, किसको मिला है, पहला इंडियन कौन है, पहला इंडियन तो पता होना चाहिए भाई, नोबेल प्राइज का पता होना चाहिए। हर साल मिलता है, बहुत नाम आते हैं इंडियन वालों को, तो पता होना चाहिए, बहुत रिपीटेड है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है, जेन्युइनली बहुत रिपीटेड है। बुकर प्राइज तो वेरी इंपॉर्टेंट सच में, नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज, आ गया नोबेल प्राइज का भी क्वेश्चन। सो यू शुड नो अबाउट नोबेल प्राइज इन दिस। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, नहीं पता, मून्स के बारे में बात हो रही है, नहीं है, नहीं पता, लीव इट। सार्क एवरग्रीन ग्रुपिंग के बारे में पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइव आइज अलायंस, फाइव आइज अलायंस के साथ अब 9 आइज अलायंस भी पढ़ते हो, 14 आइज अलायंस भी पढ़ते हो, उसको भी पढ़ो। फिर क्वाड समिट, G20 तो करनी है। वॉज द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड दिस ऑफिस, अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये तो आपका पूछ लिया, 23 क्लैट के क्वेश्चन में भी उस टाइम पर था, जब आप द्रौपदी राइट, द्रौपदी मुर्मू जी जब प्रेसिडेंट बनी थी, तो वो क्या थी पहले, जब प्रेसिडेंट नहीं थी तो वो गवर्नर थी किसी पर्टिकुलर रीजन की, क्वेश्चन आ गया था। दिस इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो लीव इट। ओके, हैव रैटिफाइड द रोम स्टैट्यूट, उस टाइम रोम स्टैट्यूट न्यूज में होगा। रोम स्टैट्यूट कौन से ईयर में आया था, कौन से 4 क्राइम्स थे जिनको एक्ट, जिनको क्राइम्स डिक्लेयर करा था। नाइदर हैव साइंड और रैटिफाइड, उस पर टाइम पर न्यूज में होगा, तो वो देखनी पड़ेंगे आपको कि साइंड और रैटिफाइड में मेजरली की कौन सी कंट्रीज। जस्ट गो थ्रू द कंट्रीज, एंड इफ यू डोंट हैव टू लर्न देम, यू जस्ट गो थ्रू द लिस्ट एवरी डे, वंस यू गो थ्रू द लिस्ट एवरी डे, वो चीजें ना आप ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी, इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग। उमर अल बशीर ही वाज इंडाइक्टेड, तो ये न्यूज में होगा बंदा, ठीक है, इसलिए दे हैव मेंशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है, कोड लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है रोम स्टैट्यूट, दिस मीन दिस टॉपिक मस्ट हैव बीन इन न्यूज ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट। तो देन दे आस्क अबाउट ब्रेक्सिट, है ना, एंड विंडसर फ्रेमवर्क, ब्रेक्सिट के बारे में अगर आपने ब्रेक्सिट पढ़ा है, एवरग्रीन टॉपिक है। इफ यू वुड बी रीडिंग अबाउट EU, EU is also very very important. If you're reading about EU, you must have read about Brexit also. Brexit में आपके पास रेड बॉर्डर होता है, रेड लाइन और ग्रीन लाइन, दो चीजें होती हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, कौन सी कंट्रीज ने
ब्रेक्सिट के लिए रेफरेंडम में पार्टिसिपेट करा था, क्या रिजल्ट आया था, विंडसर फ्रेमवर्क है, एक दो चीजें ही है, ज्यादा नहीं है ब्रेक्सिट में भी, उसको करना है। ब्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप इट। G20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इकोनॉमी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इकोनॉमी तो यू शुड नो एट द बैक ऑफ योर हैंड। PSLV पूछ लिया, मैंने बोला था, मतलब ये तो बहुत इजी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च, राइट, वेरी सिंपल, राइट। अब जो मैंने नोटिस करा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चंस नहीं मिले, हमारे टाइम पे आए थे क्लैट सॉरी एलिट 2025 में। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस डिड कम, पॉलिटी क्वेश्चंस डिड कम, एंड यूजुअली दे डू कम। ये थी कि एबरेशन हो गया होगा एक साल का कि नहीं है, बट दे जेन्युइनली कम एंड जनरली कम, राइट। सो फॉर अगेन, फॉर आपका जीके का सेक्शन, यू शुड नो इकोनॉमी, है ना। वीडियोस देख लो मेरी सारी, एवरीथिंग वुड बी क्लियर, एंड यूट्यूब शॉर्ट्स में मैंने इकोनॉमी बहुत पढ़ा रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की भी मैंने वीडियोस बना के रखी हुई, स्पेशली जो कमीशन है ना, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, फॉर लिंग्विस्टिक ऑफिसर, और फॉर चाइल्ड राइट्स, फॉर चाइल्ड एंड वुमेन राइट्स, कौन से इनके आर्टिकल्स हैं, कब ये इनके जो चेयरमैन है, क्या ये कंसेक्यूटिवली अपॉइंट हो सकते हैं, नहीं, करंट चेयरमैन कौन चल रहा है, इनका टेन्योर कौन सा है, कितना होता है, एंड पहली बार कब बना था, कौन से अमेंडमेंट्स आए थे, ये तो भाई पता हो एट द बैक ऑफ योर हैंड। जनरली मैं कमीशंस बोल के जा रही हूँ, मैंने जो भी कमीशंस बोले हैं वो पता होने चाहिए, तो होने चाहिए। इकोनॉमी हो गई, पॉलिटी हो गई, रिवर्स के नाम, कुछ डांसेस है जैसे कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, और बहुत सारे हैं यार, मतलब मेरे को भी याद थे एक लाइन में, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट, इफ यू सी देम देन अगेन मेरे को याद हो जाएंगे। सो दे वर अ सेट ऑफ 7 to 8 dances, you need to remember belong to each state, just go through them, you should know कि कौन सा डांस, बिकॉज ये आने की है probability, आई थिंक इट केम इन ALET 2025 as well। एंड रिमेंबर द रिवर्स ऑल्सो लॉन्गेस्ट रिवर, मैंने बोला जो फिजिकल फीचर्स वाला चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसको पढ़ के जाना है, जाना है, इफ यू वांट टू इज दिस सेक्शन। प्राइजेस अवार्ड्स करके जाने हैं, उसमें इंडिया वाली चीजें करके जानी है, पहला इंडियन, पहला पर्सन, यू शुड नो इट। ग्रुपिंग्स इंटरनेशनल, सार्क, EU, ब्रिक्स, क्वाड, एवरीथिंग दोज थिंग्स, 5 eyes 9 eyes पढ़ते हो, 14 eyes पढ़ते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एनी मेजर डेवलपमेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेस वगैरह, इतना डिफिकल्ट पूछते नहीं है। और सिलेक्टेड चीजें पता होनी चाहिए। अब आ जाओ इधर, अच्छा, अब होगा मैम कितना टाइम लगाए, यार देखो, फॉर 50 questions आर देयर, इफ वी कंसिडर दीज 50 questions टू बी फिक्स्ड इन इंग्लिश सेक्शन ऑफ एलिट, 40 minutes बेटा, अगर इसमें आपको लगाना पड़ेगा, इसमें बेयर मिनिमम मैं बोलूंगी, मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम जिसमें लगा सकते हो 40 लगा सकते हो, क्योंकि मैंने इसको ऐसे डिवाइड करा है, अगर 40 इसमें, जीके 10 मिनट, जीके में 8 से 10 मिनट बोल रही हूँ, लॉजिकल में बाकी सारा टाइम 120 minutes वैसे ही खत्म है। सो 40 minutes ऑन दिस, नॉट मोर देन दैट, यू कैन नॉट एक्चुअली एक्सीड दिस बेंच मार्क ऑफ 40। 42 कर लो मैक्स, ये 48 करना चालू कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, अनटिल अनलेस बाकी सेक्शंस आपके स्ट्रॉन्ग है या नहीं है उसका मेरे को कुछ कुछ आइडिया नहीं, बट इफ यू फील योर अदर सेक्शंस आर रियली स्ट्रॉन्ग, जस्ट अ सेकंड, so if you feel genuinely that your other sections are really strong, जैसे if you feel your AR is very strong, यार हो जाएगा मेरे से, कुछ बच्चे होते हैं ना, हाँ हो जाएगा मेरे से, AR इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं CR इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, या मैं GK इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है इंग्लिश सेक्शन में, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अगर आपको CR बहुत बढ़िया है तो आपका RC भी बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, RC इज वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू CR, तो ये चीजों को देखनी पड़ेंगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन इज वेरी सिंपल, आउट ऑफ ऑल द सेक्शंस, ये सच बोल रही हूँ, इंग्लिश सेक्शन इज वेरी सिंपल। 40 minutes लगा लो, उसके ऊपर ब्रीच उसको मत करना, बाकी सेक्शंस छूट जाएंगे, फिर बाकी में एक्यूरेसी कम हो जाएगी। गॉट इट। फॉर जीके 8 to 10 minutes, 10 मैक्स बोल रही हूँ, ये पैसेज बेस्ड है नहीं, जीके की आपको क्लैट की तरह पूरे पूरे पैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, क्लैट की तरह पूरे पूरे पैसेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, एंड बहुत मेरा टाइम निकल जाएगा, 20 मिनट निकल जाएंगे, 25 मिनट निकल जाएंगे, 10 मिनट सॉर्टेड, 8 मिनट सॉर्टेड, मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, यू डू नॉट हैव टाइम, बिकॉज 70 मार्क्स का है लास्ट, विच इज लॉजिकल रीजनिंग, और काफी चीजें यही डिसाइड करेगा।
अगर आपका एआर के सारे सही हुए, आप काफी लोगों को पीछे छोड़ रहे हो उस रेस में। यस आई रिपीटेड, अगर आप एआर सही हुआ, आप काफी लोगों को रेस में पीछे छोड़ रहे हो, क्योंकि एआर सबका बढ़िया नहीं होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एआर का, सॉरी, एलिट का एआर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज सिंपल। बट इफ यू कंपेयर इट विथ 2014, 2015, 16, that era, 17, 18, 19, difficult, not easy. If you compare it with 21, not those questions, those that particular era, difficult questions were asked, puzzle based questions were asked, and syllogism में वो पूछ रहे हैं difficult question, वो पूछ ही रहे हैं difficult, each and every पर आ गए। Syllogism is a very easy topic. I haven't dealt with it on this channel. No, I think I taught to someone else. I've dealt with calendars, no, in this, हाँ, calendar से करा है। Syllogism is a very very simple topic until unless उसमें आप each और every, either or and डाल दो। अगर आपने each every either और and का कॉन्सेप्ट डाल दिया तो वो घूम जाएंगे बच्चे, और वो नहीं हो पाता बच्चों से, and वो सीखना पड़ता है ये कॉन्सेप्ट। अगेन यू नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, you should understand this if you want to excel in that particular section of syllogism। तो एक दो क्वेश्चन उसके आते, एक ही आता है यार, इतने भी नहीं आते उसके, बट बहुत पूछे गए हैं सिलोजिज्म के, बहुत पूछे गए हैं। तो इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉक्स का एक आता है, क्लॉक्स का हो सकता है ना भी है, बट क्लॉक्स का पूछना छोड़ दिया है उन्होंने। 24 25 पूछते थे यार, 2017 18, दो तीन क्वेश्चन पूछे हैं क्लॉक्स के, ज्यादा नहीं। बट पजल्स उन्होंने पूछे जो हुए नहीं थे। ओके, अब देखते हैं इसका ब्रेकअप कैसा था। यार 70 क्वेश्चन से आप 70 मिनट्स ही बच्चे हैं। अगर हमने 40 मिनट्स लगा दी इंग्लिश में और 10 मिनट्स हमने सीए में लगा दी है, तो आपके पास लॉजिकल में सिर्फ बचते हैं 70 मिनट्स, एंड 70 मिनट्स में 70 क्वेश्चंस। अब बहुत डिपेंड करता है इसमें, आप पर में 1 मिनट लगाते हो एक क्वेश्चन पर, है ना, या फिर आप कुछ सेकंड्स लगाते हो एक क्वेश्चन पर, बाकी में आप वो टाइम कॉम्पनसेट कर लेते हो, या फिर कुछ में आप कम टाइम लगाते हो, कुछ में ज्यादा लगाते हो, बैलेंस होता रहता है। इट डिपेंड्स ऑन लॉट मेनी फैक्टर्स। तो एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। हमने बोला 24 ईयर के क्वेश्चन से, लेट्स सी। Supreme Court judgments are binding on all the high courts. All the high court judgments have persuasive value in other high courts. Some high court judgments have persuasive value in the Supreme Court. तो choose the most appropriate answer इसमें से। तो this is also वो वाला क्वेश्चन है ये ए से अगर बी होता है, बी से सी होता है, ए से सी होगा या नहीं होगा, फिर ए से डी भी हो जाता है। सो दीज आर सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट, कि ऑल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट्स। ठीक है, ऑल हाई कोर्ट्स हैव परसुएसिव वैल्यू इन अदर हाई कोर्ट्स। सम हाई कोर्ट जजमेंट हैव परसुएसिव वैल्यू इन द सुप्रीम कोर्ट। फिर पीछे का सी का ए हो जाता है। ए आर क्वेश्चन है, ये नहीं है सी आर का क्वेश्चन। सो कुछ सी आर के क्वेश्चन हो सकता है आपको वेन डायग्राम बनाना पड़े, कंप्लीटली योर चॉइस। सिलोजिज्म, डक्स आर बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई। आई होप ये तो एवरग्रीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलोजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉक्स इंपॉर्टेंट है। एंड ये कर ले तो वो मेजरली हो जाते हैं, क्योंकि नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, है ना, ये हो जाता है, सबसे हो जाता है ये मेजरली। तो ये सिलोजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे नहीं हो पाता है। कैट सिंगर, देखो सिलोजिज्म पूछा गया फिर से, दिस इज ऑल्सो सिलोजिज्म। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म कितनी देखो इसका वेटेज है। तो अगर कुछ नहीं कर रखे रखा, अभी भी सोच लो क्या करना है एलिट के लिए, डू सिलोजिज्म, आंखें बंद करके खत्म कर दो उस टॉपिक को। मैंने व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू लास्ट के 10 साल के पेपर्स ड्यूरिंग माय टाइम्स, मैंने सारे क्वेश्चन करे हैं यार के, हर साल के, और डाउट्स प्रिपेयर करके आई हैव क्लियर्ड दोस डाउट्स, आई हैव गॉट देम क्लियर्ड। सो रिमेम्बर कि डाउट्स निकाल कर उसको पूछ रहे हो, एंड यू आर जस्ट पुटिंग देम डाउन इन द टेलीग्राम चैनल, कॉन्टैक्टिंग मी ऑन माई व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का नंबर मैं दे दूंगी, इफ यू वांट टू गेट योर डाउट्स क्लियर्ड। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम करा है तो मैं कर दूंगा, फिर टेलीग्राम पे आपने डीएम करा है, या फिर मेरी ईमेल आईडी भी अटैच्ड है, मेरे को ईमेल कर सकते हो। ठीक है, अगर इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड रिगार्डिंग दीज थिंग्स, आई विल शेयर माई व्हाट्सएप number as well। And what else is there? LinkedIn पर you can message. People have approached me on LinkedIn as well. Try to approach on the official business page of the BH Law entrance exam rather than approaching on the पर्सनल वाला लिंक्डइन अकाउंट। बट कोई नहीं, इसमें भी छोड़ो। ये वाला क्वेश्चन है अगेन, सिलोजिज्म, सिलोजिज्म है, देख लो। ये आते हैं इस पर हम, ठीक है, ये रेड वाले पर सिलोजिज्म है। फिर बीच में ये, दिस इज नॉट सिलोजिज्म, दिस इज नॉर्मल अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन।
या आने के चांसेस तो कम है, कि बहुत टुच्चे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दीज आर वेरी वेरी सिंपल। देन इट्स एन अरेंजमेंट बेस्ड थिंग। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट। इजी या डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, अरेंजमेंट बेस्ड। यस, सिलोजिज्म, सिलोजिज्म देख लो कि यार कितनी ज्यादा वेटेज है सिलोजिज्म की। ये होगा आपका अल्फाबेट, ये होता है तो ठीक है, कई बार हो सकता है कि बहुत डिफिकल्ट अरेंजमेंट आ जाए, तो कब वो तो तुक्का लगाने वाली चीजें करना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। अब यार बहुत डिपेंड करता है कि यार में कितना टाइम लगे, यार कब करें। मेरे से पूछो, तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारे यार बहुत स्ट्रांग है, पहले कर लो, बट मेरे से पूछो तो लास्ट के लिए यार को छोड़ देना। पहले सीआर लीगल कर लो, क्योंकि वो इंग्लिश सेक्शन है। इंग्लिश करते करते आ रहे हो, क्लैट के टाइम पे पूरा इंग्लिश करे, एलिट के टाइम पे पूरा इंग्लिश करे, इंग्लिश अच्छी होगी तुम्हारी, राइट। अपने आप को ये मत सोचो खराब होगी। तो अगर सीआर लीगल पहले खत्म कर लो, फिर इस पर आओ, एआर पर। मेरे को ऑनेस्टली ये लगता है, क्योंकि ये आराम से करने वाली चीज है। एआर को करो, देख देख कर करो, उसमें एक भी कटना नहीं चाहिए मार्क्स तुम्हारा। बट यार 24 में से 24 तुम्हारे आने चाहिए। एंड इलेट में 2025 के 24 में से 22 आई थिंक मेरे जनरली ठीक थे। 22 या 23, एक में मेरे को बस कंफ्यूजन था लास्ट वाला, and वो भी मैंने कर दिया था, तो मेरा गलत ही हो गया था। सो उसमें एक हो सकता है, इक्का दुक्का आपको मिल ना पाए वो वाला अरेंजमेंट का, कि कौन सा चल रहा है। एंड इसमें भी ना प्रैक्टिस चाहिए होती है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इफ यू आर सेइंग कि ये मैं कर लूंगा ऑन द स्पॉट अल्फाबेट वाला, ऐसे मत समझना। अगर प्रैक्टिस करके चले जाना, जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट जो आप बुक से कर रहे हो, क्योंकि ना आपको ना समझ में आ जाएगा कि ना कैसे कैसे वेरिएशन हो सकता है कि इवन ऑड वाला वेरिएशन हो। पता चल जाता है ना, टाइप्स हो सकते हैं उसके। हो सकता है दो अल्फाबेट छोड़कर हो, ऑल्टरनेट अल्फाबेट हो। कभी कभार पीछे से काउंटिंग चालू हो रही होती है, ठीक है, यहाँ पर आपके 13 अल्फाबेट्स है, कवर मैचिंग ऐसे हो रही होती है। तो ये पता तभी चलेगा जब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करोगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मान लो प्रैक्टिस के टाइम पर आपको ठीक नहीं हो रहे, इधर ठीक होने चाहिए बस। अंडरस्टैंड, रिमेंबर दोस कॉन्सेप्ट्स। ये यही चीजें आपको काम आएंगी, कि अब मेरे को यहाँ पर अरेंजमेंट ढूंढना है, तो आई एम गोइंग टू चेक आउट एवरीथिंग, और इवन आगे से पीछे से सीरीज में लिखूंगी और मैं चेक करूंगी एक एक। ये लास्ट वाले काम है। ये भी स्कोरिंग है यार, ये वाले क्वेश्चन। ये भी डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, यार मैं कुछ नहीं करके रखा, सिलोजिज्म पढ़ के चले जाओ। डबल टाइम पढ़ लो, नहीं आता तो वीडियोस देख लो। मेरे से वीडियो बनवानी है सिलोजिज्म की, मेरे को बता देना। इफ यू वांट अ क्लास ऑन सिलोजिज्म, डू लेट मी नो। हम्म। अच्छा, सीआर का ट्रीटमेंट बाद में करते हैं, लेट्स कम टू दिस लीगल। अब सीआर, अब ना यूजुअली क्या था, माय दिस सेक्शन ना इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश का सेक्शन आई पर्सनली फील दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो एंड पर्सनली, ऑफ कोर्स, एज इट comprises of RC, CR and legal. So if my RC is really good and my CR is also good, my legal is also good, I have immense faith and confidence regarding these things in myself, एंड मेरा हो जाएगा आराम से। तो मैं पहले सीआर करूंगी, लीगल करूंगी, फिर मैं इस पर आऊंगी, एआर पर। ज्यादा नहीं पूछ रहे लीगल, 8 से 9 क्वेश्चन। अब ना कैसे पूछ रहे हैं लीगल, पैसेज नहीं पूछ रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2। क्वेश्चन है फैक्ट्स वाला, एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सिंपल क्वेश्चन लगाने, प्रिंसिपल लगाने, बस प्रिंसिपल को ही लगाना है, प्रिंसिपल से ऊपर नीचे नहीं सोचना। एंड पर्सनली आई फील, फ्लैट में होता था कि थोड़ा सा ना आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज चले जाते थे। हाँ, चले जाते हैं लीगल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ केसेस में ट्राई करो ना जाना पड़े, बट आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज वाले आंसर भी करेक्ट बोले हैं, कि यार करेक्ट निकले हैं, है ना। आई थिंक, चलो इसको मैं पूरा करती हूँ। तो एट में ना आउटसाइड द स्कोप जाने की नीड नहीं पड़ी आज तक, और जाना भी मत। जो प्रिंसिपल बोलता है सिर्फ वही आंसर बताना, बाद में वो खुद करेक्ट कर देंगे। और वो आंसर की यार वैसे भी गलत रिलीज होती है, बट एलेट इतनी भी गलत रिलीज नहीं करता। तो आंसर की रिलीज होगी, आंसर की रिलीज होने के बाद अगेन बच्चे अपने ऑब्जेक्शंस डालेंगे, ऑब्जेक्शंस के बाद ठीक आ जाएगी, तो वो ठीक है। तो तुम्हें बस प्रिंसिपल देखना है, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें लॉ नहीं आता, बट क्लैट वाले एक्सपेक्टिंग तुम्हें लॉ ऑलरेडी आता है, कि तुम पढ़ कर आए हो। दिस इज द मेजर डिफरेंस। तो क्लैट में आउटसाइड द स्कोप चले जाते हैं। 2020 पेपर उठा लो, 21 का पेपर उठा लो, क्लैट का गारंटी हो आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज क्वेश्चन आए हैं, जो बच्चों ने गलत करे हैं, वो रोते हुए आए हैं। और क्लैट कंसोर्शियम ने आंसर कुछ और बताया है, बच्चों ने कुछ और मार्क करा है, बच्चों ने विद इन द स्कोप ऑफ द पैसेज करे, क्लैट कंसोर्शियम ने आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज लगाकर करेक्ट बोल दिया उस आंसर को। एलिट में ऐसा नहीं है, ठीक है, तो चिल।
प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन, प्रिंसिपल प्रिंसिपल। फिर कभी कभार क्या हुआ, इन्होंने इन्होंने तीन प्रिंसिपल एक साथ दे दिए, एक साथ पूछ लिए, फिर उन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चंस पूछ लिए उससे बेस्ड, तो दिए आ सकते हैं। डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन ये पूछा गया यार, ये पूछते आ रहे हैं, ये कंसिडर द फॉलोइंग ना, ये प्लेस ऑफ बिजनेस डिस्प्यूट अरोज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2014 से ना ये पूछते आ रहे हैं वो, इसलिए मैं बोल रही हूँ यही डिस्प्यूट वाला। तो सारे वेरिएशंस इसके देख लेना एक बार पेपर खोल कर। अच्छा, कितना टाइम लगाना चाहिए ये लीगल क्वेश्चन पर? एआर की बात ही नहीं कर रही यार, मैं लास्ट में करती वो थी, क्योंकि यार मेरे को ना लीगल में अगर 8 9 क्वेश्चन आना, 8 9 मिनट नहीं लगते थे इसमें। अगर सीआर में आ रहे हैं कि 38 क्वेश्चन, मेरे को ना 38 मिनट से लग गए, मान लो चलो 38 + 10 लगा के चलते हैं, मान लो 45 क्वेश्चन लगा के चलो इसके, टोटल लीगल और सीआर मिलाकर लॉजिकल रीजनिंग में। अगर 45 क्वेश्चन है, 45 मिनट्स नहीं लगेंगे मेरे को लगेंगे 39 मिनट्स या 38 मिनट्स। हाँ, दिस यूज टू बी आई थिंक, इतना मेरे को लगता था। हो सकता है इससे थोड़ा सा और कम लगे, ज्यादा कम नहीं, इससे थोड़ा सा और कम। तो वो मिनट्स ना एआर में भी यूटिलाइज कर लेती थी, क्योंकि एआर ना बहुत जेन्युइनली डिफरेंस क्रिएट करता है। और वो सारे क्वेश्चंस मेरे ठीक हो गए ना एआर के, तो मैंने बहुत लोगों को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया। सो रिमेंबर, एआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एआर में थोड़ा सा टाइम लगा रही हूँ, और एआर में लास्ट के जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिखाए अल्फाबेट वाले, उसमें और टाइम लग गया। तो फॉर इफ 10 क्वेश्चन आर देयर इन लीगल, मेक श्योर 7 मिनट्स में हो रहा है, अगर एआर में टाइम लगाना है तो। क्योंकि मेरे को ऑनेस्टली, अच्छा एआर में भी ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा आपको पर क्वेश्चन में, और टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आपका सिलोजिज्म बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत अच्छे से करके गई थी सिलोजिज्म, क्योंकि मैंने क्लास के 10 साल के पेपर्स करे थे फॉर सिलोजिज्म, तो मैंने बहुत अच्छे से करे थे, एवरी ईच वाला एवरीथिंग, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट उसमें। तो अगर बहुत अच्छे हो ना, इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, एक जनरल 1 मिनट भी लगे, सेकंड्स के क्वेश्चन है फिर तो ये सारे, फिर तो कर सकते हो, बट वो अल्फाबेट में फिर आप टाइम लगा सकते हो, ठीक है, बट मेक श्योर एक्यूरेसी भी आए, है ना। अगर आप कंफर्टेबली कर पा रहे हो विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम, अगर मैंने 38 ली है, अगर आप 42 में उसको कर पा रहे हो, और एक्यूरेसी आपकी बन रही है अच्छी, गो अहेड विद दैट, मेरा फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, हर बंदे पर डिपेंड करता है ना चीजें। अच्छा, तो दिस इज डन एंड, अच्छा अब हम आते हैं माय फेवरेट थिंग, सीआर। अच्छा, इससे पहले मैं दोबारा से इसको चीज को रिपीट कर देती हूँ, सीआर की मैंने 2014 से 2019 तक की बस वीडियोस डाल रखी हैं, ए लिट की मोस्ट डिफिकल्ट सीआर क्वेश्चंस, टफेस्ट सीआर क्वेश्चंस, इसको जाकर देख लो, जेन्युइनली जाके देख लो। इफ यू सी देम एंड सॉल्व दिस, यू विल रियलाइज बहुत इजी है। वो कॉन्सेप्ट सारे एक्सप्लेन्ड है उसमें, सारे कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अजम्पशन है, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन तो है ही, स्ट्रेंथ एंड वीकन तो है ही, स्ट्रेंथ एंड वीकनिंग किस कौन से अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं वो भी है, पैराडॉक्स भी है, रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स भी है, डिस्क्रिपेंसी भी है, रिजॉल्विंग द डिस्क्रिपेंसी भी है, पैरेलल रीजनिंग भी है, फ्लॉ इन पैरेलल रीजनिंग भी है, फ्लॉ भी है, डिस्क्रिपेंसी इन फ्लॉ भी है, रिजॉल्विंग द फ्लॉ भी है, और हाँ, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन है कवर्ड, तो इसको प्लीज जाकर देख लो। वो देख लिया ना, हाफ ऑफ द थिंग्स विल बी सॉर्टेड। वही टफेस्ट है, उससे टफेस्ट कुछ थे ही नहीं, अब तो टफेस्ट पूछ भी नहीं रहे वो 24 25 में, इतने टफेस्ट नहीं पूछ रहे। टफ है थोड़े से, बट इतने नहीं पूछ रहे वो जितने उस टाइम कह रहा था, रिमेम्बर वो करके जा रहे हो आप। उससे कुछ डाउट हो, यूट्यूब के मेरे को कमेंट्स में डाल दो उसको, या टेलीग्राम पे डाल दो, या डीएम कर दो रिगार्डिंग दोस क्वेश्चंस, ठीक है। अजम्पशन पूछ लिया, अजम्पशन का तरीका बहुत अलग है क्लैट से, क्लैट में पैराफ्रेजिंग चल जाएगी पैसेज की फॉर अजम्पशन, यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। जो अजम्पशन आप उठाओगे वो बिल्कुल भी नहीं होगा पैसेज में, ऐसा अजम्पशन उठाना, अजम्पशन का मतलब क्या होता है, जो मन में बनाया अजम्पशन एज्यूम कर रहे हो आप, अजम्पशन का लिटरल मीनिंग लेके चलना है जो पैसेज में मिलेगा नहीं आपको, तो इसलिए आप उठाते हो कोई ऐसा ऑप्शन जो पैसेज में लिखा ही ना हो। फिर से अजम्पशन, अजम्पशन की वेटेज बहुत है इसमें, अज्यूम, फिर से कंक्लूजन्स, थोड़ी पैराफ्रेजिंग हो सकती है, बहुत थोड़ी सी, कंक्लूजन्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट कैन प्रॉपर्ली इनपुट, ये कंक्लूजन स्टेटमेंट क्वेश्चंस, इसको एआर का पार्ट ले लेते हैं लोग, बट सीआर का पार्ट ही मैंने माना है, इजी है यार, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल, ठीक है। कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको टाइप सिखा रही हूँ, कंक्लूजन, कंक्लूजन, अजम्पशन और स्टेटमेंट बेस्ड, ये बहुत पूछ रहे हैं। अजम्पशन फिर से पूछ लिया, टाइप्स देखो, अजम्पशन पूछ लिया, अजम्पशन पूछ लिया, ओहो फिर से अजम्पशन पूछ लिया, वुड मोस्ट सपोर्ट, एक स्ट्रेंथनर, मोस्ट अंडरमीन, अंडरमीन वीकन है, पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने, assumption, appropriate conclusion,
मोस्ट वीकन, वीकनिंग वाला वुड बी एन आर्गुमेंट इन फेवर, स्ट्रेंथनर would most weaken X argument. Weakening question, weaken, weaken, most support, strengthener, strengthener वाला question. ये क्वेश्चन आया है, चलो मैं लास्ट में डील करती हूँ. assumption, 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 inference, assumption, inference भी अलग से उठानी चाहिए, पैसेज का नहीं होना चाहिए. weakening, inference का मतलब भी वही होता है जो आप इन्फर करते हो जो पैसेज में लिखी नहीं होती. conclusion, inference, 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 खत्म. आपने क्या नोटिस करा? आपने नोटिस करा कि इन्होंने क्वेश्चन का है मेरे को डिस्कस करना था कि यहाँ पर ना फ्लैट जैसा सीन नहीं है. यहाँ पर भर भर के अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस पूछ रहे हैं, वीकरिंग पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं. ये पैटर्न है, ये पैटर्न आपको एवरग्रीन है देखने को मिलेगा. ये जो फिर भी फ्लॉ, पैराडॉक्स, रिजॉल्विंग द फ्लॉ, पैरेलल रीजनिंग पूछ सकते हैं. टफेस्ट बनाना, टफेस्ट से टफेस्ट पूछ सकते हैं. एक दो डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे. इसमें अब मैम, अब ये क्वेश्चन होगा मैम अगर मेरे को सीआर में कंफ्यूजन है तो मैं क्या पढूं? बेटा अजम्पशन पढ़ो, खत्म करो अजम्पशन को. डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ अजम्पशन एंड कंक्लूजन एंड वीकनिंग एंड इन्फ्रेंस. ये चार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. पूछे उन्होंने अजम्पशन, साल बार साल पूछे उन्होंने अजम्पशन. मैंने जब मैं करवा रही थी ये आपका ये वीडियोस बना रही थी 2014 से 2019, बहुत भर भर के assumption डाले, कंक्लूजन बहुत डाले, इन्फ्रेंस बहुत डाले, वीकनिंग, स्ट्रेंथनिंग, और फ्लॉ इतने नहीं डाले. टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्लॉ आपको 2014 15 वाले एरा में मिल सकता है अगर उनको रिपीट करना हो ऐसा. अगर इतना इजी पेपर ना दे जो उन्होंने लास्ट ईयर दिया था कि कट ऑफ ही हाई चली गई तो वो अलग बात है, डालते हैं. बट assumption करके चले जाओ बिकॉज दे नो कि तुम assumption में गलती करोगे इसलिए दे आर एडिंग इट. assumption is what is the basic thing of solving it, you know already. वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, आई बटन पे डाल रही हूँ मैं उसको. assumption is what? Assumption is when I'm assuming something that is not there in the passage. पैसेज से पैराफ्रेज नहीं उठाना. क्लैट में पूछते थे assumption क्या है, assumption के कम ही क्वेश्चन आते थे बट स्टिल पूछते थे assumption क्या है, और अपना पैराफ्रेज उठा लेते थे. जो वर्ड लिखा, जो सेंटेंस लिखा हुआ क्वेश्चन में, जो पैसेज में, वो उठा लिया assumption. इधर नहीं है बिल्कुल भी, इधर कट जाएगा वो ऑप्शन आपका. इधर आपको लगाना है ऐसे जो आपने खुद सोचा हुआ हो, which comes in your mind and which is entirely different, not different, but it goes in sync with the passage, but the paraphrasing does not match. Phrasing of the sentence does not match. That is assumption in this. Same thing for conclusion, but थोड़ा थोड़ा paraphrasing हो सकता है, but inference भी अलग होना चाहिए बिल्कुल. क्वेश्चन सॉल्व करोगे रियलाइज हो जाएगा, डाउट्स हो तो डाल देना. अच्छा अब आओ इधर. ये कौन सा क्वेश्चन है मैम? ये इसको देखकर तुम्हें डर लग रहा है एक्स वाई? देखो ये ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम इसको सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस क्वेश्चन, इसको जरूर करना. इस क्वेश्चन को जरूर करना, मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूँ सबसे. डू सॉल्व दिस. क्योंकि आप सॉल्व करोगे ना, 98% चांसेस है आपको ना गलत आएंगे. इसके सारे ऑप्शंस गलत आप मार्क करोगे. 98% चांसेस है, लिख कर ले लो. नहीं आए तो 2% में हो. ठीक है, आप आगे हो लोगों से. क्योंकि जब पूछ रहे हैं ना, इसको इंटरप्रेट करने में लोगों ने दिक्कत क्रिएट करी है. आप इसको अलग से लिखना, एक्स वाई में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फिजिकल है एंड मेंटल ये वाली हैं, फिर ये. और सॉल्व करने टाइम पे ना बच्चों ने बहुत दिक्कत क्रिएट करी क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट ही नहीं पढ़ा. रिमेम्बर, इनकरेक्ट पढ़ रहे हैं. इन्होंने पूछा ही इनकरेक्ट है, सब में इनकरेक्ट, इनकरेक्ट. और बच्चों ने सारे करेक्ट मार्क कर दिए, इनकरेक्ट. तो भाई फोकस पूरा बनाए रखना, इनकरेक्ट किधर है, करेक्ट किधर है. इससे बोलो अंडरलाइन करो. जो मैं अंडरलाइन करती हूँ ना, रीड करती हूँ, जब फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट, ऑटोमेटिकली ना ये कर देती थी मैं, ऐसे ऐसे इसको कितना गंदा कर देती थी व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व. तो मैं नहीं बोल रही, मैं प्रमोट नहीं कर रही कि गंदा करो तुम भी, बट ठीक है. बट until as far as you're able to understand, that's good. If you're doing it like this as well. Incorrect, देखो अगर if I read it just like which of the following observation is incorrect, उसमें डिस्ट्रैक्टेड हो जाऊं मैं रीड करते हुए, या फिर मैं इसको बिल्कुल ऐसे रीड कर रहा हूँ एक बार में, मैं इनकरेक्ट की जगह करेक्ट बोल दूं. बहुत टेंडेंसी है करेक्ट बोलो, प्रोपेंसिटी हाई है. तो इनकरेक्ट में ना आई यूज टू डू लाइक दिस. मेरे को दिख गया यार इनकरेक्ट पूछ रहे हैं वो, क्योंकि इतनी बार सर्कल करके रख दिया. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है साल भर साल. डिस्प्यूट वाला किधर जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस किधर है. तो रिमेम्बर दिस.
फिर आपका अच्छा कितना टाइम लगाना चाहिए मैम इसमें सीआर में? हो सकता है 1 मिनट, लेकिन आपको ऑनेस्टली स्पीक 1 मिनट लग ही जाएगा आपको। लीगल में कम टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको 45 मिनट्स बोला था। 45 मिनट का अगर स्लाइडली मतलब जो नॉर्मली देखो 45 क्वेश्चन 45 मिनट्स, बट मेरे को 38 39 इसलिए लग रहे थे क्योंकि लीगल में कम टाइम लगा था। लीगल डिफिकल्ट नहीं है इतना, बट अगेन मैं बोलूँ ये वाला डिफिकल्ट नहीं है। 2014 वाले एरा में चले जाओ, डिफिकल्ट मिलेगा, बिल्कुल डिफिकल्ट कुछ चीजें मिलेंगी। कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी टू बी वेरी ऑनेस्ट 2017 2018 2019 में एलिट की लीगल की, कि आपको लगेगा जेनुअनली आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बहुत डिफिकल्ट मतलब बहुत डिफिकल्ट, कि कोई 17 ईयर ओल्ड नहीं सोच सकता है इतना। आपको ऐसे भी मिलेंगे बट वो सबके लिए गलत होंगे, वो सिर्फ आपके लिए नहीं होंगे गलत, ठीक है? तो चिल, राइट, चिल, राइट, उसके लिए। बट ये बहुत इजी है, वो इजी पूछे थे बट उस एरा में बहुत डिफिकल्ट पूछा है। इफ यू हैव सॉल्व्ड अगेन बेटा, अभी ना वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू वुड आस्क मी कि मैम आप बैठो 10 साल करने का, अपना 10 साल का ना टाइम बचा नहीं है वैसे, क्योंकि अभी ना क्लैट का है तुम्हारा सीन, है ना? और अभी मैं बोलूंगी कि मॉक देने दे रहे होगे क्लैट के, अभी तो इतना मैं बोलूंगी भाई बेटा क्यूटी, एआर और जीके पर फोकस करो। पहले सिर्फ बोलते थे क्यूटी और जीके पर, बट अब एआर पर भी करो। और फिर 14 को एलिट है, फिर देख लेना, बट मेक श्योर लास्ट के 5 साल के तो पेपर देख ही रहे हो तुम। 2025 भी एक बार देख लेना, 24 भी देख लेना। बट 25 वॉज वेरी सिंपल, हो सकता है 24 तो एबरेशन था, बिल्कुल दिख रहा था। 25 तो वो कंटिन्यूएशन कर रहे हैं उस एबरेशन का। बट आई फील जनरली इस साल का क्लैट वुड बी, लास्ट ईयर ब्लंडर करा है उन्होंने 25 वाला, बट दिस साल दिस ईयर आई फील पर्सनली कि डिफिकल्ट देंगे वो क्लैट, और एलिट भी डिफिकल्ट देंगे शायद। ठीक है, आई फील इट पर्सनली। अब मेरे को नहीं पता कैसा होने वाला है एग्जाम, बट हो सकता है डिफिकल्ट हो, क्योंकि बहुत इजी दे देंगे ना, आई डोंट वांट कि बहुत इजी है, बिकॉज इट्स जनरली अनफेयर। अगर बहुत ज्यादा इजी है इट्स अनफेयर टू द स्टूडेंट्स भाई। तो मैंने आपको बता दिया कितना इसमें टाइम लगाना है। देखो सीआर में 1 मिनट लग सकता है, सीआर में 1 ही मिनट लगना चाहिए पर क्वेश्चन, क्योंकि सोचने वाले हैं ये अजम्पशन कंक्लूजन, हो सकता है 1 मिनट से कम भी लग जाए, बट आपको 1 मिनट ही लगे। 1 मिनट से ऊपर मत देना, आगे मूव कर लेना। बस सर्कल कर दे यार मोटा मोटा, कि यार मेरे को देख रहे हैं एंड में। एंड अगेन हाउ डू यू मार्क योर ओएमआरस? बहुत लोग होते हैं वो ना एक एक सेक्शन पहले इंग्लिश कर देंगे पूरा 50 मार्क्स का, फिर वो ओएमआर भरना चालू करेंगे। बेटा कर सकते हो ऐसा, मैं कह नहीं रही कि मत करो ऐसा, कर सकते हो ऐसा, लेकिन ना इसके लिए ना आपको स्पेशल टाइम चाहिए। अगर मैंने बोला कि 6 का आंसर डिलैपिडेटेड है, तो मैं एकदम से ना मार्क कर दूंगी वहां पर डिलैपिडेटेड ए। ठीक है, ओवर थिंकिंग आंसर अगर ए है, मेरे को नहीं पता आंसर के, जज मत करना है बिल्कुल, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अगर 7 का आंसर है तो मैंने एकदम से साथ में एक मार्क कर दिया, एज कम्पेयर टू 50 क्वेश्चंस मैंने एक साथ कर लिए। एक ना फ्लो था मेरा, एक ऑनेस्टली ये है कि ये एक फ्लो है कि मेरे को सब खत्म कर देना एक बार में, है ना? एंड आई वुड डू इट साइड बाय साइड। 6 है डिलैपिडेटेड, आई एम गोइंग टू मार्क। 8th में आंसर सी, आई एम गोइंग टू मार्क सी टुगेदर, आई एम गोइंग टू मार्क 8th, बिल्कुल साथ में वो मार होता था। क्योंकि ना बहुत आप टाइम वेस्ट करोगे, जेनुअनली बहुत टाइम वेस्ट करोगे अगर ऐसे करोगे तो। बट अगर ऐसे करते हुए आ रहे हो आप, ऐसे इन सेंस अगर आप ऑलरेडी बाद में ओएमआर मार्क कर रहे हो, पहले क्वेश्चंस करते हो, चेंज मत करना आप मेरे कहने पर। टाइम बचाने की चेंज करो, ये चेंज करने का टाइम होता है मार्च में, फेब्रुवरी में, या फिर मोटा मोटा बहुत मैक्स जुलाई में चेंज करने का टाइम, या जून में। ठीक है, मैक्स बोल रही हूँ, मैक्स जून जुलाई में। और ये राइट टाइम होता है चेंज करने का, ये सब ट्राई करने का फेब्रुवरी मार्च अप्रैल। बट अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्या आप एकदम से ना 14 दिन में आप लग जाओ और आप ये ट्राई करना चालू करो, तो ये ट्राई मत करना। और एलेट में भी मैं ऐसे ही करती थी, सॉरी क्लैट में भी। और एक साथ आंसर है, एक साथ आंसर इधर है डिलैपिडेटेड, उधर भी मार्क करो ओएमआर में, इधर भी डिलैपिडेटेड उधर भी मार्क करो ओएमआर में, गलती नहीं हुई ओएमआर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना प्रिसिशन लाओ अपने में कि गलती ना हो, ठीक है? और पूछोगे कि मैम अगर किसी में आंसर में मेरे को कंफ्यूजन है, क्या मेरे को मार्क करना चाहिए? दो ऑप्शन है। भगवान को याद करके या तो कर लो मार्क, और मैं मजाक नहीं कर रही, भगवान को याद करके मार्क कराओ, हो सकता है ठीक निकल जाए, और ऐसी चीजें हुई भी है। ठीक है, भगवान को याद करके उसको मार्क कराओ, ठीक भी निकली ऐसी चीजें, हो सकता है। अ, उसको तुम याद करो भगवान को, और ऑप्शन वो तुम्हारा गलत निकल जाए। हो सकता है कि तुम किसी को भी याद ना करो, सही निकल जाए, और किसी को करो तो गलत निकल जाए, किसी को ना करो तब भी गलत निकल जाए। 50-50 चांसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। बट
अगर सिर्फ तुमने 150 में से मैम कितने अटेम्प्ट करने चाहिए मुझे? सारे करने चाहिए तुम्हें 150 में से, सारे करने चाहिए। सही मैं बोल रही हूँ तुम्हें, कोशिश करो सारे कर लो 150 में से। बट एक्यूरेसी पर ज्यादा फोकस करो। 148 करके आ रहे हो, 149 क्वेश्चन ठीक है। बिल्कुल नहीं आता छोड़कर आ रहे हो, बिल्कुल छोड़ के आ जाओ, मार्क्स कटवाना का कोई पॉइंट नहीं है। लालच आ जाता है यार कि मार्क्स बढ़ जाए, 149 कर लियो 150 कर लूं यार ठीक बन जाए। मत सोचना। अगर 50-50 चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि यार ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूजन है, मार्क कराना। बिल्कुल ही नहीं आ रहा ए बी सी डी, तो बिल्कुल छोड़ो फिर उसको, उसका कोई पॉइंट नहीं है। बट ए बी वाला प्लीज आंसर मार्क करके आ जाना। दिस इज प्रोबेबिलिटी कि यार हो सकता है कि ए ठीक हो जाए बी ठीक हो जाए, हो ही जाता है यार ऐसे चांसेस में तो, ठीक है। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम एक ऑप्शन मार्क कर दे, स्टैंडर्ड ए ऑप्शन मार्क करके आए हैं, अगर हमें कुछ भी ना आता हो। से कुछ भी मत करना, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, 50-50 चांसेस है, जो अप्रोप्रिएट लग रहा हो वही करना। दोनों अप्रोप्रिएट लग रहे हैं उसमें से ऑफकोर्स 50-50 में जो ठीक लग रहा है बस वो ऑप्शन मार्क करके आ जाना, बट 50-50 चांसेस में वो कर आ जाना। कोशिश करना 150 से ऊपर अटेम्प्ट रखो प्लीज, सॉरी 100 से ऊपर ही रखो। 150 क्वेश्चंस कर आओ अटेम्प्ट। जिनमें बिल्कुल डाउट है उसको तो फिर पॉइंट ही नहीं है उसका। ऐसा होगा नहीं सब में डाउट निकल जाए, ठीक है। अच्छा, मॉक्स में कितने आने चाहिए? 100+ मॉक्स में आ रहे हैं, सेफ जोन में हो बस। लास्ट में जो कट ऑफ आई थी एलिट की 120 to 130 थी लास्ट ईयर की, और उस हिसाब से आने चाहिए। जब एलिट की कट ऑफ होती थी 110 एनएलयू दिल्ली में घुसने के लिए, तो मॉक्स में रेकमेंड करा जाता था कि आप 100+ ले, 100 अराउंड ले, 100 भी ले ना, देन ऑल्सो यूर इन द सेफ जोन 100। बट अब क्योंकि 120 130 है तो 110 आ रहे हैं ना मॉक्स में, तो ठीक है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 100 भी आ रहे हैं ना, सेफ जोन में हो, 100 to 110 सेफ जोन में हो। इवन इफ यू गेटिंग 95 ना, स्टिल यू आर इन द सेफ जोन। उससे कम आ रहे हैं ना तो दिक्कत, थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। मेक श्योर तुम देख रहे हो कि कौन सा सेक्शन तुम्हारा गलत है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा क्या है। मेक श्योर यू आर डूइंग दैट, ठीक है। मॉक्स डिस्कस में देख लो, मेरे पास लिस्ट पड़ी थी। इंग्लिश, एआर, लीगल। और लीगल इतना पूछ भी नहीं रहा ना, ठीक है ना वो। हाँ, सब कवर कर दिया है मैंने, ठीक है। मॉक्स का भी मैंने कवर कर दिया है, टाइम पीरियड भी मैंने कवर कर दिया है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, सब कर दिया मैंने। पैनिक नहीं करना होता बिल्कुल भी एग्जाम में। और कोई इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, मैं कुछ वीडियोस में लाऊंगी अभी, तो उसको देख लेना। क्लैट के लिए भी होंगी, एलिट के लिए भी लाऊंगी, चलो फिर। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। कोई डाउट वगैरह हो टेलीग्राम वगैरह पर डाल देना, पर्सनली कनेक्ट कर देना। ईमेल आईडी भी वैसे है यूट्यूब पर ही है, उसको जाके देख लेना, the.bh.law.entrance.exam@gmail.com। चलो यार, बाय।